हमारा 5वां यूनिट है अवर एनवायरनमेंट, और इसका मैंने आज तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट रखा है, 10th की साइंस है अभी। एनवायरनमेंट हम बोलते हैं किसको है, ठीक है। चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। आपने सुना होगा एटमॉस्फेयर, सुना होगा नाम, इकोसिस्टम सुना होगा नाम, एनवायरनमेंट सुना होगा, बायोस्फीयर सुना होगा, ठीक है। वो इस चैप्टर में सारे वो जितने भी टर्म्स है वो सारी क्लियर हो जाएंगी आपको, कौन सी क्या टर्म मैटर करती है, ठीक है। एनवायरनमेंट अलग टर्म है, एटमॉस्फेयर अलग टर्म है, बायोस्फीयर अलग टर्म है, इकोसिस्टम अलग टर्म है, ठीक है। तो ये टर्म क्या डिनोट करती है, ठीक है, और आपस में इनका रिलेशन क्या है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एनवायरनमेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ठीक है। जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या क्या है वो आगे डिस्कस होंगे, ठीक है। उन सब का सम मिला के बोलते हैं हम उसको एनवायरनमेंट, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसको कहा जाता है एनवायरनमेंट। एंड देयर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग्स, और डायरेक्टली वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग एलिमेंट्स हम पे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, या बाकी जो लिविंग एलिमेंट्स है इस दुनिया में, इस एनवायरनमेंट में, वो हम पे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखो कंटिन्यूटी में है, ये डेफिनेशंस आप साइड बाय साइड नोट डाउन कर लिया करो। While all living और बायोटिक एलिमेंट्स, देखो लिविंग को एक और टर्म यहाँ पे बताई गई है बायोटिक, ठीक है। बायोटिक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइंस या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया बायोलॉजी, ठीक है। इसी तरह बायोटिक क्या हो गया, लिविंग, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है, जिनमें जान है। तो लिविंग क्या हो गया, बायोटिक, याद रखना, बायोटिक या लिविंग दो टर्म है। एलिमेंट्स आर एनिमल्स, अब कौन कौन से एलिमेंट्स है जो बायोटिक है, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म किन किन को बोलते हैं, जिनमें प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिशेस है, इंसेक्ट्स है, माइक्रोब्स है, जो भी आपने देखा है और नहीं भी देखा है, जो यूनिसेलुलर वर्ल्ड में चले जाते हैं, ठीक है, वो सारे जिनमें भी जान है, ठीक है, तो वो क्या है हमारे लिविंग या बायोटिक, याद रखना। एंड ठीक है, आगे फिर नॉन लिविंग यार एबायोटिक, ए मैंने पहले ही आपको बोला था, ये जो टर्म्स होती है, ए मतलब विदाउट, ठीक है, आपने मैथ में सुना होगा, मैथ में ए मतलब एक, ठीक है, लेकिन हमारे इसमें साइंस में क्या आ जाता है, इसका मीनिंग विदाउट। एबायोटिक, एबायोटिक मतलब विदाउट लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफ जिसमें नहीं है इसका मतलब क्या है, वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं है, तो नॉन लिविंग या एबायोटिक याद रखना, ठीक है। बायोटिक हो गए लिविंग जानदार, और एबायोटिक या नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं है। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते आते हैं उसमें, जिसमें वाटर है, नॉन लिविंग है, लेकिन हम उसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। जमीन है, मिट्टी है, जिंदा ही नहीं रह सकते उसके बगैर, हम यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। सनलाइट, सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं कोई जानदार यहाँ पे। रॉक्स एंड एयर, हवा, तो सर्वाइव कर सकता है इन चीजों के बगैर, इस दुनिया में कोई नहीं ना कर सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों मिला के जो है इस दुनिया को, इस लाइफ को क्या है सर्वाइव कराते हैं, सस्टेन कराते हैं लाइफ को इस दुनिया में। ये सारी चीजें मिला के, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग मिला के आपस में कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले रहा हूँ, नॉन लिविंग अंदर जा रही है सांस, ये नॉन लिविंग एबायोटिक एलिमेंट है। सांस कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कंटिन्यूसली ले रहा हूँ, ठीक है ना, तभी मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। खुराक बन रही है, सनलाइट से ही खुराक बन रही है, प्रोड्यूसर जो है हमारे, खुराक बन रही है, ग्रीन प्लांट्स ग्रीन लीव्स पे, ठीक है, खुराक बन रही है, सारा क्या है एबायोटिक एलिमेंट से हमारे। अभी तो लिविंग जानदार तो तभी जिंदा है ना, तभी तो एनिमल जिंदा है, तभी तो बर्ड जिंदा है जब उनके लिए खाना बन रहा है। कैसे बन रहा है, वो सनलाइट के थ्रू बन रहा है। एयर भी उनको चाहिए, जमीन भी तो चाहिए, मिट्टी भी तो चाहिए, पानी भी तो चाहिए उनको। इसका मतलब ये क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जब तक आपस में कोलैबोरेट, जैसे हमने बॉडी में सिस्टम्स पढ़े थे, सिस्टम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े थे। वो आपस में क्या करते थे, कोलैबोरेट करते थे, तभी जो है जानदार एक इंसान जो है वो खड़ा हो पाता है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल लाइफ जी पाता है, जब ये सारे सिस्टम्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग
इनको आपस में कोलैबोरेट करना ही पड़ता है, नेचर का लॉ है, ठीक है, नेचर का लॉ है। अभी तो सर्वाइव कर पा रही है लाइफ इस धरती पे। तो आगे चलते हैं हम। एन एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। तो एनवायरनमेंट में सिंपली मीनिंग किसको बोलते हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, चाहे हमारे पैरों के नीचे है, चाहे सिर के ऊपर है, चाहे आसपास है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, गैसियस एनुअल वाला, वो भी इसी का एक हिस्सा है, ठीक है। एयर हमने पढ़ दिया, इसका नॉन लिविंग वाला एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक एलिमेंट, ये चीजें याद रखना, which includes both living and non-living things such as soil, water, animals, plants, which adapt themselves to their surroundings, ठीक है। फिर आपस में उनको सराउंडिंग में उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, समझा रही है। अब डेजर्ट वाला सांप या डेजर्ट वाली छिपकली जो है वो अडॉप्ट हो चुकी है वहां पे सर्वाइव करने में, उस रेत में जहाँ पे तपती हुई 50-60 डिग्री सेल्सियस गर्मी होती है, इंसान वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। वो वाला बिच्छू वहां पे अडॉप्ट हो चुका है, ठीक है, ऐसी झुलसती हुई गर्मी में 60-70 डिग्री सेल्सियस में अडॉप्ट कर चुका है अपने आप को सर्वाइवल के लिए। कल हमने परसों हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ी थी, ठीक है। उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, उसी के कंटिन्यूटी में क्या है हमारा, कैसे लाइफ सर्वाइव कर पा रही है, समझ आ रही है। इट इज नेचर्स गिफ्ट दैट हेल्प्स इन नॉरिशिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये नेचर की तरफ से गिफ्ट है। नेचर हम गॉड को बोले, अल्लाह को बोले, भगवान जिस नाम से भी पुकारे, उसी ने तो ये सारा नॉरिश, तभी तो लाइफ सस्टेन कर पा रही है इस दुनिया में। सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में रखा है, परफेक्ट बैलेंस में है, ठीक है। एनवायरमेंट द कॉम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल, फिर से 2-4 डेफिनेशन लिख के रखी है मैंने, सबसे बेस्ट है ऊपर वाली, ये लिख लो आप, जिसमें बायोटिक एबायोटिक वाली रेफरेंस भी है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। राइट साइड में एक स्लाइड इसमें भी ऐड की हुई है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। एनवायरमेंट द कॉम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स। अब इसमें फिजिकल फैक्टर भी आते हैं, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो वो सारे जो है वो आपस में डिटरमाइन करते हैं इस लाइफ को सर्वाइवल के लिए इस दुनिया में, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, अब अगर फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें हम, आर डिस्कस्ड इन द आर्टिकल्स एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये सारा फिजिकल एनवायरनमेंट में आता है। क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म, हाइड्रोस्फीयर एंड ओशन, हम आगे आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ता चले जाएगा। अच्छा, फिर से आगे एनवायरनमेंट, अब ये दो चीजें यहाँ पे देखो, इकोसिस्टम मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम ये कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग टर्म है। नीचे एटमॉस्फेयर हाईलाइट किया है मैंने, एटमॉस्फेयर ये क्या है, अलग अलग टर्म है। एनवायरनमेंट आपको पता चल गया एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, जिसमें हमारा लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट जो है आपस में कोलैबोरेट करते हैं, उस सब को कहा जाता है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। और हमारा इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हमने बोला लिविंग फैक्टर्स हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, ये दोनों क्या है सर, कंबाइन, दोनों को बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। अब जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये लिविंग वर्ल्ड में इंटरेक्ट कर रहा हूँ इस हवा के साथ भी, ठीक है, पानी के साथ भी इंटरेक्शन है मेरा, ह्यूमिडिटी के साथ भी है, सनलाइट के साथ भी है, इन सब के साथ जो इंटरेक्शन चल रही है हमारी लिविंग वर्ल्ड की नॉन लिविंग के साथ, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। जो इंटरेक्शन करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग आपस में, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम, समझाइए। इंटरेक्शन को याद रखना, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, फाइन डिफरेंस है, उस इंटरेक्शन को कहा जाता है हमारा इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट इज द एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, ठीक है, और यही एनवायरनमेंट में इस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव कर पाते हैं। इकोसिस्टम इज द कम्युनिटी वेयर द बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, आपस में इंटरेक्ट करते हैं इसी माहौल में, उसको कहा जाता है हमारा इकोसिस्टम, उस इंटरेक्शन को, ठीक है, समझाइए। इको, ये हमारा एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, आपको डिफरेंस पता चल गया। अब हमारे पास एक और तीसरी टर्म है एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमारे फीबल माइंड्स में चल रहा होता है यार ये छोटी छोटी टर्म है, तो सारा एक ही है, लेकिन एक नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या चीज है, एटमॉस्फेयर सिंपल टर्म में आप जानते हो कि जो गैसियस एनुअल है इस दुनिया में, इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस, जो गैसियस एनुअल पे इस दुनिया को बाहर से लपेटा हुआ है, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। गैसियस, सिर्फ गैसेस, गैसियस एनुअल जो है इस दुनिया को जो लपेटा हुआ है, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है, समझ आएगा, फाइन डिफरेंस है।
नहीं, एटमॉस्फेयर का तो ब्रॉड बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सराउंडिंग ए प्लेनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडीज, अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है कंपोज्ड ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन। 78% जो हमारा एयर है 78% क्या है इसमें, नाइट्रोजन है। 21% ऑक्सीजन है। कितने हो गए, 99% हो गया। और बाकी जितने भी गैसेस है वो 1% है मिला के, जिसमें 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी गैसेस है, समझाई। तो अब जब हम सांस लेते हैं सारी पूरी एयर चली जाती है अंदर। हमारी बॉडी के लिए यूजफुल क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन है, O2 केमिकल फार्मूला है, याद रखना। O2 वो क्या है, ऑक्सीजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्या है, N2, याद रखना। एलिमेंट के, एलिमेंट अगर हम बात करें एलिमेंट की, तब हम नाइट्रोजन को हम सिंबल लिखते हैं N सिर्फ, लेकिन जब ये गैसेस फॉर्म में आ जाती है फिर हम उसको N2 बोलते हैं, ठीक है। जो इसकी जो है नाइट्रोजन गैस आती है एयर में, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन O2, ठीक है। O3 भी होता है वो, लेकिन ओजोन बन जाती है हमारी, वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। वो O3 आ जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो O2 ऑक्सीजन गैस, समझ आई। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल पे चले गए, मैं आपको समझाने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि इसके कंपोनेंट्स क्या है इस एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं हम, और एनवायरनमेंट हमारा एनवायरनमेंट इस दुनिया का, ठीक है। धरती पे रहते हैं ना हम, अर्थ पे रहते हैं, प्लेनेट है हमारा अर्थ प्लेनेट, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है इस एनवायरनमेंट के, ठीक है। राइट साइड हमारी स्लाइड है एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स, पहले ही क्लियर हो गया आपको। बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं लिविंग जितना भी वर्ल्ड है हमारा, फ्लाई है, फंगाई है, प्लांट्स है, वोल्फ है, जितने भी प्लांट्स, बर्ड, फिशेज, एनिमल्स, ठीक है, वो आते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर्स में। और एबायोटिक फैक्टर्स में हमारा सनलाइट, ये याद रखना। नॉन लिविंग फैक्टर्स में आते हैं हमारे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, ठीक है, सॉइल आती है। तो ये क्या है हमारा, वो नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर्स। ए मतलब विदाउट लाइफ, ए बायो विदाउट लाइफ, समझाई। अच्छा, तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब इसके जो ब्रॉड कैटेगरीज है वो क्या क्या है, एक बायोटिक है, एबायोटिक है, ठीक है। मेरे साथ रिपीट क्या करो आप, वो बंद करके नहीं रहना चाहिए, लिखना भी चाहिए साइड पे और बोलना भी चाहिए साइड पे साइड। बोलने से याद रहता है, दिमाग 2 बार सुनता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुन रहे हो, और जो आप बोल रहे हो वो भी आप सुन पा रहे हो, तो रिवीजन भी साथ साथ हो जाती है, और साथ साथ लिख भी रहे हो। 3 बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होगा, इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले बोल दिया मैंने, सच एज एनिमल्स, बर्ड, फिशेस, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जितना भी लिविंग, जो भी जानदार है वो आया हमारा बायोटिक एलिमेंट्स में, या बायोटिक सेक्टर्स में, या बायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। और कोई भी चाहे हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट में कोई भी इंडिविजुअल जो है विदाउट इसके इंटरेक्शन के सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा उसको। एबायोटिक फैक्टर जो एनवायरनमेंट में है, चाहे सॉइल के साथ, टेम्परेचर के साथ, हमारा वाटर, सनलाइट, एयर, ठीक है। लाइफ जो है उसके पास सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, क्लाउड, डस्ट, लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, सैंड एक्सेट्रा, जो भी आपको माइंड में आ रहा है, नॉन लिविंग, ठीक है। ये आप लिखते जाओ, एग्जांपल्स माइंड में रहनी चाहिए, साइड बाय साइड आप लिखा करो। उसके बाद आया एक और चीज हमारे पास, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये भी आपने सुना होगा, ठीक है, टर्म सुनी होगी। आज आपने उन टर्म्स की आपने डेफिनेशन भी याद रखनी है और एग्जांपल भी याद रखनी है उनकी, और उनकी यूटिलिटी क्या है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, यूजफुल कैसे, इंटरेक्ट कैसे करते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड के साथ, वो भी आपने अब पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल नाम से ही पता चल रहा है, दोबारा रिन्यू, दोबारा से हम इनको यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल, दोबारा से हम उनको यूज कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होते हैं। Renewable resources are those resources that can never be exhausted or depleted with continuous use. There remains a continuous supply of renewable resources, for example, water, trees,
ठीक है, एयर है हमारा, सनलाइट है, ठीक है, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम जितना यूज करें, ठीक है, फिर से हम उनको दोबारा जो है वो यूज में ला सकते हैं। ट्रीज है हमारे, प्लांट्स है, हर साल हमें फसलें उगाते हैं, ठीक है, बीज हमने साइड पे रखा है, अगले अगले सीजन में फिर से हमने फसलें उगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी भी एक एक्सट्रीम लिमिट होती है, एक लिमिट होती है हर एक चीज की भी, वो हम आगे पढ़ेंगे पोल्यूशन में जाके, या ठीक है वो हम वहां पे पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड में। नेक्स्ट, तो फिर आया इसी का अपोजिट एक और टर्म आई, नॉन रिन्यूएबल। ये सारी टर्में आपने याद रखनी है। नॉन रिन्यूएबल मतलब नॉन मतलब नहीं होती है, नॉन नॉन रिन्यूएबल जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज हो गई खत्म हो गई तो खत्म हो सकती है, ठीक है, दोबारा इस धरती पे नहीं आ सकते हैं वो चीजें। Non-renewable resources are the resources that get exhausted with their extraction and use, ठीक है, उनका एक लिमिटेड टाइम स्केल है उनका, ठीक है, 100, 150, 250, 500 साल तक हम उनकी चीजों को उनका फायदा उठाया, और फिर जब वो खत्म हो गई तो उसके बाद फिर हमें कोई दूसरा रिसोर्स हमें ढूंढना पड़ता है उस एनर्जी के लिए, उस या उसको रिप्लेस करने के लिए। जैसे हमारा एग्जांपल है कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, कोल और पेट्रोलियम जैसे आजकल चल रहे हैं हमारे गाड़ियों में, हम इतना पेट्रोल फूकते हैं, इतना डीजल, इतना केरोसिन, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 50, 100, 150 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला रिसोर्स हमारा खत्म हो जाएगा। देखो आजकल आपने सुन रहे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, ठीक है, इसका मतलब आज ही 100 साल पहले ही क्या है, हम उस चीज को 100 साल पहले ही आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करने जा रहे हैं। समझ आ रही है? जो 100 साल के बाद जो हमारे पास एनर्जी रिसोर्स खत्म हो रहा है, चाहे कोल का, पेट्रोलियम का, वो हम 100 साल पहले ही या 150 साल पहले ही आहिस्ता 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 उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। समझ आई? तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसके फंक्शंस क्या है अब इस एनवायरनमेंट के, इसके फंक्शंस क्या है। The environment offers resources for production. It includes both renewable and non-renewable resources, for example, wood for furniture, soil, etc. ठीक है, supply of resources, ये क्या है, environment क्या देता है हमें, हाईलाइट करके रखा है मैंने ऊपर, पहला पॉइंट है, provide supply of resources, चाहे हमें खाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, चाहे हमें जीने के लिए, ठीक है, या इस दुनिया को कंटिन्यू चलाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हमें जरूरत होती है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनवायरनमेंट ही तो प्रोवाइड कर रहा है। खाना हम खा रहे हैं, कौन दे रहा है, एनवायरनमेंट ही तो दे रहा है। सांस हमें चाहिए, कौन, एनवायरनमेंट ही तो दे रहा है। इतनी लार्ज स्केल पे क्रॉप प्रोडक्शन होती है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जमीन पे तो होता है, लैंड प्रोड्यूस, लैंड पे ही तो होती है। समझ आ रही है? तो ये क्या है, जितने भी रिसोर्सेज है जिस चीज के लिए भी, ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो रिन्यूएबल वाले हो चाहे नॉन रिन्यूएबल वाले हो, ठीक है, दोनों रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। चाहे वो खत्म होने वाले रिसोर्सेज है या कभी न खत्म होने वाले, कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनवायरनमेंट। दूसरा है सस्टेन लाइफ, दुनिया को सस्टेन कर रहा है, इस लाइफ को सस्टेन करा रहा है यहाँ पे। The environment includes the sun, soil, water and air which are essential for human life. It sustains life by providing genetic and biodiversity. ठीक है, तो इस दुनिया में अभी तक मैं डिस्कस कर रहा था कि इसको लाइफ को सस्टेन कौन करा रहा है, इस यही इंटरेक्शन लिविंग वर्ल्ड का इस नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ जो इंटरेक्शन है। सांस कंटिन्यूसली लेनी है मैंने, ठीक है, पानी रेगुलर, हाइड्रेशन के लिए मुझे पानी चाहिए, डाइजेशन के लिए मुझे पानी चाहिए, एक्सक्रीशन मुझे के लिए पानी चाहिए, सर्कुलेशन के लिए मुझे पानी चाहिए, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज है उनके लिए भी मुझे वो चाहिए सब कुछ। और वो कहाँ से मिलेगा मुझे, वो सारा इसी एनवायरनमेंट से ही मिलेगा, एनवायरमेंटली रिसोर्सेज से मिलेगा हमें। समझ आ रही है? नर्वस सिस्टम जो भी काम कर रहा है हमें, जिसकी वजह से भी जो भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, चाहे प्लांट्स में, बर्ड्स में, फिशेस में, इंसेक्ट्स में है, ठीक है, यूनिसेलुलर वर्ल्ड पे चले जाओ या मल्टीसेलुलर वर्ल्ड पे चले जाओ, उनने इंटरेक्शन कर रहा ही है, कर रहा उस एबायोटिक फैक्टर्स के साथ। उस इंटरेक्शन के बगैर, इंटरेक्शन करेंगे तभी हमारा जो है लाइफ जो है सस्टेन कर पाएगी। समझ आई? तीसरा है एसिमिलेट्स वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को एसिमिलेट करता है। क्या डिटेल लिखी है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटीज जनरेट वेस्ट,
जितना भी हमने खाया, जितना भी हमने यूज किया, चाहे कोल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, उसका वेस्ट वेस्ट तो है ही, चाहे गैसियस वेस्ट है, चाहे सॉलिड वेस्ट है, चाहे लिक्विड वेस्ट है, कहाँ पे जा रहा है वो? एनवायरमेंट में तो जा रहा है। ठीक है, गाड़ियां इतनी चल रही है, इंडस्ट्रीज इतनी लगी हुई है, फैक्ट्रीज लगी हुई है, गैसियस वेस्ट सारा किस में जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। लिक्विड वेस्ट चाहे हमारा फिर जिधर जिधर डिपेंड करता है फिर कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, वो अब जमीन में भी जा सकता है, हमारे वाटर बॉडीज में भी जा सकता है, किधर जा रहा है? लेकिन एनवायरमेंट में तो जा रहा है। ठीक है, और इस एनवायरमेंट की भी एक लिमिट है, फिर कितना बोझ संभाल सकता है वो हमारा, कितना बोझ वो संभाल सकता है। हम क्लासरूम में सफाई कराते हैं, एक दिन हमें तीसरे या चौथे दिन सफाई की जरूरत पड़ जाती है क्लासरूम में भी। ठीक है, अगर आप गंद नहीं भी फेंको वहां पे, बड़ी कम गंद फेंकते हो, लेकिन फिर भी चौथे पांचवें दिन हमें सफाई की जरूरत पड़ जाती है। समझ आइए, इसका मतलब हर एक चीज का क्या है, वो एक लिमिट होती है उसको बर्दाश्त करने की, कि वेस्टेज मटेरियल कितना वो सह पा रहा है, चाहे लिक्विड वाला हो, चाहे गैसियस वेस्ट हो, चाहे सॉलिड वेस्ट हो। दिस ऑकर्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। ठीक है, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, ठीक है, या हमारा ये गैसियस वेस्ट हो, वेहिकुलर वेस्ट हो, चाहे हमारा ये घर वाला हाउस होल्ड वेस्ट हो, तो सारा एनवायरनमेंट में जा रहा है। द एनवायरनमेंट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द गार्बेज, और बहुत सारा ये जो है हमारा रिप्लेनिश हो जाता है, बहुत सारा वेस्ट हमारा ये जो छुपा देता है एनवायरनमेंट हमारा। लेकिन जब एक्सेस में चले जाता है तो वो फिर एक्सपोज हो जाता है, वो फिर उसकी वो भी हम पे आ जाता है, फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट जो रिपरकशन होते हैं वो भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं। फिर वो किस फॉर्म में होंगे आगे हम डिस्कस करेंगे, अलग से टॉपिक है उसका, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का अलग से टॉपिक है, उसमें डिस्कस करेंगे। तो लेकिन बहुत ज्यादा हमारा वेस्ट जो है वो ये भी एसिमिलेट कर लेता है कौन? एनवायरमेंट हमारा। पहला था हमारा प्रोवाइड सप्लाई रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है, और तीसरा था हमारा वेस्टेज जो है वो एसिमुलेट हो रही है यहाँ पे एनवायरनमेंट में, चौथा हमारा एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें क्या डिटेल लिखी है? द एनवायरनमेंट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, दैट इंक्लूड्स रिवर्स, माउंटेन्स। देखो हर साल हम पिकनिक जो है वो enhances the quality of life। जितने भी नदी नाले हैं, पहाड़ है, समंदर है, ये फॉरेस्ट है, मीडोज है, ठीक है, या लेक्स है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाती है इस नेचर को। ठीक है, कश्मीर जाते हैं हम, हर साइड लेक ही लेक्स ही लेक्स है, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, नेचुरल ब्यूटी है, अब बोलते हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करती है। ठीक है, राजस्थान वाली साइड चले जाए, हम बोलते हैं यार कितना ज्यादा ऊपर वाले ने कितना धरती को कितना वास्ट बनाया है, रेती रेत है, और उसकी अलग ही खूबसूरती होती है। ठीक है, प्लेस में चले जाओ अपनी ही खूबसूरती है, रेन फॉरेस्ट में चले जाओ अपनी ही खूबसूरती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंडिया में क्या है, हमारे पास चाय 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 के बागात ही बागात हमारे नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, अपनी खूबसूरती हर जगह की, समझ आ रही है? तो ये क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता है कौन? एनवायरनमेंट। इसी एनवायरनमेंट तो है हमारी ये चीजें सारी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी। तो अब ये हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये इसी का एक सब पार्ट है, हमने कल से हमने इकोसिस्टम ही पढ़ना है। ठीक है, एनवायरनमेंट तो एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इसका एक हमारा इकोसिस्टम हमने इंटरेक्शन पढ़ना है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन है, असली टॉपिक ये चैप्टर ही उसके बेस पे। मोहम्मद शफी खान साहब, ये प्लीज ये अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए। जी सर, अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा चैट बॉक्स में आप किसी टाइम भी कमेंट कर सकते हो, मैम मुझे क्वेश्चन पूछेगी, अपना सिर्फ स्पीकर ऑन रखा कर कीजिए प्लीज। अच्छा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है हमारे, इसमें एक आया नेचुरल इकोसिस्टम, एक आया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। राइट साइड स्लाइड लगाइए मैंने, ठीक है, उसको उस पे भी जाएंगे हम, पहले इस पे याद हो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एक हमारा नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मेरे साथ रिपीट किया करो, नेचुरल इकोसिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, जो बाय नेचर बाय नेचुरली
एग्जिस्ट कर रहा हो, हमारे फॉरेस्ट लैंड है, ग्रासलैंड्स है, ठीक है, अभी अभी बोला मैंने, इतने ये नाम बोले मैंने, वो सारे क्या है, वो नेचुरल इकोसिस्टम है, समझ गया? It is naturally produced biological environment found in nature. It include deserts, नाम ले लिया मैंने पहले, forest, grasslands, lakes, mountains, ponds, rivers, ocean, etc. जो भी नेचर में पाए जाते हैं उनको नेचुरल इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम हुआ क्या हमारा, इकोसिस्टम किसको बोला मैंने, जिसमें हमारा लिविंग फैक्टर जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग और लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, वाटर पॉन्ड इकोसिस्टम अलग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, रिवर इकोसिस्टम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, हम सारे क्या है अलग अलग। फॉरेस्ट में अपनी टाइप की उसकी प्लांट्स एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, रिवर्स में अपने किस्म के ये फिशेस वगैरह होंगी, अपना इकोसिस्टम होगा, ठीक है। लेक्स में अपने ही किस्म की फिशेस होंगी, अपने ही किस्म के वहां पे पौधे होंगे, ठीक है, वो वाले फॉरेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो वाले डेजर्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, समझ आ रही है? तो उनका उन लेक्स की फिशेस का इंटरेक्शन कैसे होगा प्लांट्स के साथ जो उस पानी में रहते हैं, या नदी वाले में, या नाले, किसी भी बड़े नाले में, या हमारे रिवर्स वाले में, या ओशन वाले में, हर जगह अपने अपनी जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है, समझ आ रही है? और उनका इंटरेक्शन नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ कैसे है, क्या कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो आया हमारा, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, समझ आ रही? तो आर्टिफिशियल, तो दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल, जो हमने बनाया हुआ है। आर्टिफिशियल में आते हैं ज्यादा से ज्यादा गार्डन्स आ सकते हैं, हमने खेत लगाया वो आ सकते हैं, ठीक है, बाहर कोई शुगार लगाया, ठीक है, घर के सामने किचन गार्डन लगाया वो आ सकता है, उसमें क्या आएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, ठीक है। घर में हमने छोटा सा बॉक्स लाया, उसमें पानी रखा, उसमें मछलियां एक दो रखी, वो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, समझ आई? इट इज एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट व्हिच इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैन, जो इंसानों से मेंटेन किया गया है उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इट इंक्लूड्स एक्वेरियम, एक्वेरियम हमारे पास खुद ही अपने मर्जी से कोई भी मछली रख सकते हैं, ठीक है, खुराक डालनी पड़ती है रेगुलर उसको। क्रॉप फील्ड्स, गार्डन्स, पार्क, जूस एक्सेट्रा, इसका मतलब जो भी हम मेंटेन करते हैं खुद, या जो बनाई हमने, उसको कहा जाता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। राइट साइड पे आ जाओ, ये फ्लो चार्ट आप नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है हमारा इकोसिस्टम है। ऊपर इकोसिस्टम मैंने आपको बोल दिया, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एलिमेंट्स और नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें हमने ब्रॉड कैटेगरीज, हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी ब्रॉड कैटेगरीज दो है हमारे पास, एक जो बाय नेचर एग्जिस्ट करती है और एक जो हमने एग्जिस्ट कराई है, जो हमने बनाई है, ठीक है, एक लिमिटेड स्केल पे। तो नेचुरल इकोसिस्टम फिर से हमारे पास एक टेरेस्ट्रियल आया, एक एक्वेटिक आया। टेरेस्ट्रियल आया जो जमीन पे एग्जिस्ट करता है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाला, नाम याद रखना, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाला, जो जमीन पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लैंड पे, मिट्टी पे। और हमारा एक्वेटिक एक्वा हुआ वाटर, जो पानी वाला है, चाहे वो साफ पानी वाला है या नमकीन पानी वाला है, वो अलग, फिर उसकी अलग कैटेगरी है, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फिर से सब डिवाइड है हमारा, ग्रासलैंड, ठीक है, हम जाते हैं पथरी इधर से, वो भी ग्रासलैंड ही है छोटा मोटा, ठीक है, जाई जाते हैं पिकनिक, वो भी छोटा मोटा हमारे पास ग्रासलैंड ही है, कह नहीं सकते वो छोटा मोटा ग्राउंड ही है। ग्रासलैंड एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जब जंगल आपने देखे होंगे, ठीक है, जाई के आसपास वो कितने बड़े बड़े जंगल है आसपास, ठीक है, यहाँ आपके भी जहाँ पे भी आप रहते हो उसके आसपास जहाँ पे भी जंगल वाला एरिया, उनकी अपनी इकोलॉजी होती है, अपनी इकोसिस्टम होते हैं, अपने एनिमल्स होते हैं वहाँ पे, अपने अपने टाइप्स ऑफ वो प्लांट्स भी होते हैं वहाँ पे, ट्रीज होते हैं, वो वाले जो है वो नीचे सर्वाइव नहीं कर सकते हमारे शहर वाले एरिया में, ठीक है। और आया हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम, तीन कैटेगरीज है टेरेस्ट्रियल की, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डेजर्ट, ठीक है। और एक्वेटिक में आया फिर हमारे पास फ्रेश वाटर और मरीन। फ्रेश वाटर और मरीन एक तीसरी किस्म भी होती है, इसमें ब्रैकिश आता है, उसमें मिक्सअप जब हो जाता है हमारे पास, ये नमकीन जो फ्रेश वाटर हो गया, साफ पानी जिसमें नमकीन कंसंट्रेशन, जैसे हमारा जो पीने वाला पानी है, जो हमारे नदी नालों का है या रिवर्स का है
ठीक है, या पॉन्ड्स का है, लेक्स का है, या स्ट्रीम्स का है, ठीक है, चश्मों का पानी, ये सारा क्या किसमें आता है? फ्रेश वाटर में आता है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आया वो वाला, ठीक है, जो पीने के लायक होता है। और उसके अपोजिट आया दूसरा मरीन। मरीन में आता है हमारे पास नमकीन पानी, जो ओशन और सीज में होता है, ठीक है, समुद्र में जो पाया जाता है नमकीन पानी, जो हम यूज नहीं कर सकते हैं, अपने लिए भी यूज नहीं कर सकते, और फॉरेस्ट ये जो हमारा किसी भी क्रॉप्स वगैरह में भी यूज नहीं कर सकते उनको, ठीक है। वो नमकीन पानी होता है, उसमें जल जाएगी फसलें हमारी, कोई और एनिमल यूज भी नहीं कर सकता। अब उनका यूजेज क्या है, उनकी यूटिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा यूटिलिटी उनकी, वो अलग से डिस्कस करेंगे हम कभी। ओशन इस दुनिया में इतने ज्यादा है, 70% पानी है हमारे पास इस दुनिया में। इतना ज्यादा पानी कर क्या रहा है इस दुनिया में, काम क्या है उसका, ठीक है। हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था हमारा गार्बेज एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन पढ़ा था ना गार्बेज का, वेस्टेज एसिमिलेशन, वो अलग से टॉपिक है। तो हमारा तीसरा आ सकता है हमारे इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में ब्रैकिश। ब्रैकिश में आता है जब हमारे पास ये नमकीन पानी और ये जो साफ पानी जो है जब मिलता है आपस में, ठीक है, जब समंदर के आसपास या किसी भी पॉन्ड के आसपास जहाँ पे नमकीन पानी हो, और यहाँ से आ रहा है हमारे पास साफ पानी, फ्रेश वाटर, ठीक है, तो जो बीच में बनता है हमारा वो जो मिक्सअप जहाँ पे होते हैं दोनों पानी, उसको बोला जाता है ब्रैकिश वाटर। और उसकी उस वो वाली जो है हमारे पास लिविंग जो ऑर्गेनिजम होते हैं वहाँ पे डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो होपफुली आपने ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड है हमारी। तो अभी थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है उसमें आपके चैप्टर में, तो पोल्यूशन का थोड़ा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, पहला ही है उसका। ये सारी अभी सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जितना अभी तक मैंने डिस्कस किया। कोई भी टॉपिक नहीं था आपके बुक में, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि वो आपको पता होना चाहिए, वो सारी तरह पता होना चाहिए, तब जाके हम जो कल से जो प्रॉपर टॉपिक है आपका इकोसिस्टम का वो हम पढ़ सकते हैं। जब आपको बेसिक पता ही नहीं होगा तो हम कैसे टॉपिक सीधा स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा, there are different types of human activities which are directly attributed to the environmental disasters। ठीक है, देखो राइट साइड वाली देखो हमारा बस स्लाइड जो लगाई है मैंने, जो दुनिया जो है एक साइड बिल्कुल हरी भरी है, ग्रीन है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, ये हमारे पास पानी साफ सुथरा है, फॉरेस्ट भी है, मकान भी है, बिल्कुल एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल साफ सुथरा है ना। लेफ्ट वाली साइड देखो पेड़ बिल्कुल हरा भरा है। देखो राइट वाली साइड पे आ जाओ, देखो सारा जला हुआ है, इधर से फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है, एटमॉस्फेयर कुछ खराब जैसा है, कहीं पे फॉरेस्ट नहीं दिख रहा है, कहीं पे ग्रीनरी नहीं दिख रही है ना। तो ये क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट है। तो ये मतलब ये क्या हमने क्या इसको पोल्यूट किया है, बहुत ज्यादा, बहुत हद तक हमने इसको पोल्यूट कर दिया है। Attributed to environmental disaster which include acid rain, यमन सो ग्रोस अस्ति शिवन का है ना खोश कर अब इसको प्लीज म्यूट क्या कीजिए, मैंने अस्ति लिखी ला बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। बहुत इक्वल साहब सोली से एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस, ठीक है, ओशंस हमारे जो वाटर बॉडीज है, इतनी बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है हमारे पास ओशंस और सीज के रूप में, तो वो भी जो है एसिडिफाई हो जाती है। इतना एसिड जो है हमारे पास इधर से फ्लो कर कर नदी नालों और दरियाओं से फ्लो कर करके जो है वो भी वाटर बॉडीज वहां पे भी खराब होती है, ठीक है। ये अलग से टॉपिक हम डिस्कस करें, आज सिर्फ बेसिक आइडिया जैसा है कि क्या चीजें है। चेंज इन द क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देखो आजकल हम देख रहे हैं मई जून में भी बर्फ पड़ रही है, सारा चेंज इन क्लाइमेट है। नवंबर दिसंबर में बर्फ पड़ती ही नहीं है आजकल, 2 4 5 सालों से पीछे से। तो क्या शिफ्ट हो रहा है, हमारा क्लाइमेट भी शिफ्ट हो रहा है। ये सारा किसकी वजह से, सारा पोल्यूशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, डी मतलब विदाउट, फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट, विदाउट फॉरेस्ट। हमने जंगल इतने काट के फेंक दिए अपने यूजेज के लिए, नेचर ने दिए थे इसको, हमने थोड़ी सिर्फ उसके रिसोर्सेज एंजॉय करने थे, लेकिन हमने इतने ज्यादा डिप्लीट कर दिए रिसोर्सेज कि अब हमें बचे ही नहीं है। अब हमें दोबारा रिफॉरेस्ट करना पड़ रहा है अपनी सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए फिर से हमें फॉरेस्ट लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होगा, डी हो गया विदाउट। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया जहां पे हम फॉरेस्ट काट के हमने फॉरेस्ट को खत्म ही कर दिया। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन मैंने पहली स्लाइड में आपको बोला था, ओजोन लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर में एक गैसियस एनवलप है, O3 उसका केमिकल फार्मूला O3, ठीक है। तो वो एक
गैसियस एनवलप जो है वहां पे वो प्रोटेक्टिव लेयर है। वहां पे हमारी यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो सन रेज से सनलाइट से आती है हमारे पास, वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है। नहीं तो अगर अल्ट्रावायलेट रेज सारी इधर पहुंच जाती तो वो कैंसरस होती है, यहाँ पे लाइफ जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाती। इसलिए वहीं पे वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, थोड़ी बहुत पहुंचती है यहाँ पे, लेकिन वो फिर वो उतना हार्म नहीं पहुंचा सकती है। अल्ट्रावायलेट रे जो सन से निकलती है, ओजोन लेयर जो है वहां पे उनको रोक देता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर इस पोल्यूशन की वजह से भी बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, लेकिन ये जो है बहुत सारे बीच में जो है बहुत ज्यादा इसका डिप्लीशन हुआ था इसका ओजोन का, जिसकी वजह से रेज वगैरह इधर पहुंच गई थी। डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग परसों हमने टॉपिक पढ़ा था। ओवर पॉपुलेशन, पोल्यूशन एक्सेट्रा, जो सारे क्या है इसमें आते हैं हमारे पास, ये डिजास्टर्स में आते हैं हमारे पास। ठीक है, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स में। तो पोल्यूशन किसको कहते हैं हम? इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेंट्स। पोल्यूशन हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन किसको कहेंगे हम? कि कंटामिनेंट्स हमने डाले। ठीक है, साफ पानी का गिलास है मेरे पास, उसमें मैंने थोड़ा सा रेत डाल दिया, अब वो क्या हो गया, उसमें कंटेमिनेशन हो गई। ठीक है, वो जो बाहर से मैंने उसमें गंद डाल दी वो कंटेमिनेट्स आ गए उसमें, वो पोल्यूशन हो गया, वो खराब हो गया पानी, वो यूजेबल नहीं रहा। समझ आई? तो वो जो साफ चीज है उसमें जब आप गंद डालते हैं, वेस्टेज डालते हैं किसी चीज में, आप यूजेबल नहीं रही, यूजेबल फॉर्म में जा रहा, उसको कहते हैं पोल्यूशन, पोल्यूटेड। ठीक है, is the introduction of contaminants into the natural environment that cause adverse changes। अब ये जितनी भी changes adverse में ऊपर गिनाई, depletion of ozone, hazardous waste, global warming, over population, pollution, acidification, तो ये सारे क्या चीजें हैं? ये सारे हैं हमारे पास adverse changes। climate change adverse change है हमारे लिए, acidification ocean का हमारे पास adverse change है, acid rain हमारे पास क्या है? adverse change है। adverse मतलब जो खतरनाक, गंदी, जो हमारे लिए यूजफुल ना हो बल्कि हार्मफुल हो, उसको कहते हैं हम एडवर्स चेंज। पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। पहले मैं आपको बोल दिया कि पोल्यूशन हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। हमारा गार्बेज जो घर से निकलता है, ज्यादातर क्या होता है, गार्बेज जो सॉलिड होता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, बेसिक कंसेप्ट आपको बोल रहा हूँ। इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, हमारा क्या है, गैसियस बेस्ड है। इसी तरह फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से भी जो हमारा लिक्विड मटेरियल बहुत ज्यादा निकलता है वहां से, उसको साफ सफाई के लिए इतनी ज्यादा चाहिए होता है। जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे, सारे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से भी बनते हैं। कुर्सियों पर बैठे हैं आप, हमारे कपड़े लगे हुए, जूते लगे हुए हैं, कंप्यूटर टेबल्स हैं, आईसीटी रूम है, सारा किधर बन रहा है? इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में ही। और वहां पे वेस्टेज कितनी बनेगी? फिर उसको साफ सफाई के लिए पानी ही लगना है फिर। ठीक है, तो वो सारा फिर आता है हमारा वेस्टेज। सॉलिड, लिक्विड और गैस और एनर्जी सच एज रेडियोएक्टिविटी, हीट, साउंड और लाइट। ठीक है, ये भी हमारे पास एनर्जी की ओर आ जाती है उसमें पोल्यूशन में। पोल्यूटेंट्स, अभी जो कंटेमिनेंट्स बोले थे उसको दूसरा नाम बोल सकते हैं पोल्यूटेंट्स भी बोल सकते हैं उसको। पोल्यूटेंट्स या कंटेमिनेंट्स, किसी चीज को कंटेमिनेट करे, खराब करे। The components of pollution can be either foreign substances or naturally occurring contaminants। अभी हमारे पास जो pollutants या contaminants हो सकते हैं वो हमारे पास नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक मुझे लगता है यहाँ पे खत्म होगा हमारा। तो कल से आपकी चैप्टर का हमारा मेन टॉपिक जो स्टार्ट होगा हमारा इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स स्टार्ट होगा। आज सर बेसिक कंसेप्ट था। किसी को अगर कोई पूछना होगा किसी भी लेक्चर के दौरान तो वो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन